नमस्कार विद्वान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील सहारण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण अभिरुचि की सेकंड क्लास लेकर आया हूं, जिसमें बीएसटीसी में आने वाले सवाल किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल दे रखा है समझदार छात्र। समझदार छात्र क्वेश्चन मार्क निशान लगा दिया गया। इसका मतलब ये अपने आप में एक सवाल बन चुका है कि समझदार छात्र कौन होते हैं, कैसे होते हैं। परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्या समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं? हाँ बिल्कुल, परिस्थितियों का सामना समझदार छात्र करते हैं। ठीक है, वो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, उनका सामना करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। क्या अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं? एक समझदार छात्र अपने आप को कोई भी कंडीशन क्यों ना हो उसके अनुकूल ढालने की कोशिश करता है। अगला है परिस्थितियों को महत्व नहीं देते। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियों को महत्व ही नहीं देगा, महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी तो उन्हें या तो वो अपने उनके अनुसार ढलना पड़ेगा या फिर परिस्थितियों को उस चीज़ को उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे महत्व ही नहीं देगा। अगला सवाल है, अगले ऑप्शन है कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ सही बात है कि एक समझदार छात्र है वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। अब इनमें से तीनों में से सबसे ठीक सही आंसर कौन सा होना चाहिए, कि सबसे जो महत्वपूर्ण आंसर है वो कौन सा है? क्योंकि बीएसटीसी के अंदर ये होता है कि जो सबसे बढ़िया सवाल होता है उसके आपको 3 नंबर मिलते हैं, उसके बाद में आपको 2 नंबर मिलते हैं, फिर 0 नंबर मिलता है, फिर -1 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सबसे सही और सटीक होना चाहिए? तो आप क्या करेंगे, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा कि छात्र अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके व्यवहार का, यानी उसके जो व्यवहार करेगा उस व्यवहार का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? कौन है ऐसा? पहला है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक देखिएगा स्पष्ट रूप से बच्चों से रूबरू नहीं होता है। उसका काम होता है टीचर्स और स्टूडेंट दोनों पर मैनेजमेंट करने का काम होता है। इसका मतलब वो डायरेक्ट रूप से बच्चों से रूबरू नहीं होता है। अगला है ट्यूटर। ट्यूटर का मतलब है जो क्लास स्कूल टाइम के बाद में बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो ट्यूशन करवाते हैं, ट्यूटर से है। तो क्या ट्यूटर का फ़र्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ट्यूटर का फ़र्क पड़ता है बच्चों पर, लेकिन ये कह रहा है सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। अगला है अध्यापक का। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? अध्यापक का। राजनेता का। राजनेता का प्रभाव नहीं पड़ता है, कम से कम प्रभाव पड़ता है राजनेता का किसी भी एक बच्चे पर, क्योंकि वो राजनेता के संपर्क में डायरेक्ट नहीं होता है। तो अध्यापक के प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है किसी भी टीचर पर, क्योंकि एक अध्यापक है वो सबसे ज़्यादा बच्चे से रूबरू होता है, क्लासेस वगैरह वही लेता है, उनकी सारी मॉनिटरिंग है वो एक अध्यापक करता है। इसलिए बच्चे के व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव किससे पड़ता है? अध्यापक से पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल कि कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा शिक्षण का मतलब है क्लास के अंदर पढ़ाते वक्त छात्रों की रुचि बनाए रखे, यानी बच्चे सोए ना, बच्चे ऊबे ना, बच्चे उबासी ना लें, बच्चे बोर ना हो। तो रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, यानी जीवन के अंदर जो जितने यथार्थ यानी जो घटित होने वाली घटनाएं या घटित हो चुकी हैं उनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे हैं वो उनको अपने जीवन में जैसे अपने जीवन से रिलेट कर सकें और बच्चे बोर ना हो। ये सही बात है। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, पर ये नहीं है कि आप पूरी क्लास में बच्चों को वो चर्चा का अवसर देते रहें और आप खुद ना पढ़ाएं और बच्चों के साथ सिर्फ चर्चा ही करते रहें। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही नहीं है। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग किया जाए। क्या शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग किया जाए? हाँ बिल्कुल। शिक्षण सामग्री से मतलब है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसे प्रयोगात्मक तरीके से उसे बच्चों को समझाने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल तौर पर ज़्यादा लें चीज़ों को, ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को समझ सकें, पकड़ मजबूत हो बच्चों की, या बच्चे बोर ना हो कि अब आगे क्या होने वाला है। इस तरह की कंडीशन क्लास के अंदर क्रिएट की जाए। तो ये सभी लास्ट क्या है, ये सभी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, ये भी सही है। छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन रहेगा कि ये सभी चीज़ें हैं वो करके टीचर है वो छात्रों की रुचि क्लास के अंदर बनाए रख सकता है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण की अनेक शिक्षण की अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है?
शिक्षण की अनेक विधियों से मतलब क्या है कि आप एक सेम पैटर्न से सेम तरीके से अगर डेली क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो क्या उससे बच्चे बोर हो जाते हैं। या डेली आप रूटीन लाइफ में अगर सेम टू सेम चीज़ें बच्चों से करवाते हैं, किसी हर एक चैप्टर को आप सेम तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी कारगर साबित नहीं होती हैं। तो शिक्षण के लिए अनेक विधियाँ अपनानी चाहिए। तो उनका प्रयोग क्यों करना चाहिए, क्यों उपयोगी है। पहला है शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए। सुबोध का मतलब होता है यहाँ पर बढ़िया तरीके से, यानी सरल बनाने के लिए शिक्षण को, ताकि बच्चे आसानी से उन चीज़ों को सीख सके। क्या सही बात है? सही बात है। विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। बिल्कुल, अगर आप नई नई विधियों का उपयोग करेंगे तो बच्चों का ध्यान ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे बच्चे आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे कि पता नहीं आज की क्लास में क्या नया होने वाला है। आप हर रोज़ नया करेंगे तो, अगर आप हर रोज़ नया नहीं करते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठती है कि वही तो पढ़ाया जाएगा जो हर रोज़ पढ़ाया जाता है। इसका मतलब विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए नई नई विधियों का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ये तो सबसे ठीक है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए नई नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन क्या है, हमें सही नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। यहाँ पर एक शब्द है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन का मतलब है बच्चे अपने आप अनुशासित कैसे रहें, और ये भावना बच्चों के अंदर किस प्रकार पैदा की जा सकती है। उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर। क्या बच्चों को कठोर अनुशासन में रखकर उनके अंदर स्व अनुशासन की भावना पैदा की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चों को जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, कभी ना कभी वो बच्चे आपके प्रति है वो अपना रोष व्यक्त जरूर करेंगे। इसका मतलब कठोर अनुशासन में रखकर बच्चों में अनुशासन पैदा नहीं किया जा सकता। अगला है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। हाँ बिल्कुल, बच्चों को जिम्मेदारी सौंपिए कि आपको ये काम करना है, आज आपको ये काम करना है। तो इससे बच्चों के अंदर स्व अनुशासन की भावना पैदा होगी। जैसे होमवर्क दिया जाता है, तो होमवर्क क्यों दिया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। रीज़न ये होता है कि बच्चे स्वयं घर पे जाके अपने आप सेम वर्क को जो क्लास में करवाया गया है उसे घर पे जाके करें। तो उससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि इस चीज़ को हम खुद कर सकते हैं। तो उनसे उन्हें स्व अनुशासन की भावना पैदा होती है। अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर। अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाए। उस काम के लिए उन्हें कठोर से कठोर मारपीट या कुछ इस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जाए। तो ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। सबसे सटीक बात यही है कि उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर उन्हें लाभ बताए जाएं कि किस तरीके से अगर आप अनुशासन में रखते हैं तो आने वाले जीवन में आपकी ये अनुशासनशीलता है वो किस प्रकार आपके जीवन को इफेक्टिव करेगी, आप कैसे सफलता पा सकते हैं। स्वयं अनुशासन का मतलब है कि आप कैसे पंक्चुअल रह सकते हैं, कैसे हर चीज़ को आप सटीक तरीके से कर पाते हैं, कैसे आपको बोलना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें स्वयं अनुशासन के में अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप उन्हें अनुशासन के लाभ बताएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक इस चीज़ को अपने आप करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे। आपका कोई एक अलग दृष्टिकोण है और उससे कोई दूसरा व्यक्ति है वो सहमत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग दिमाग होता है, अलग माइंड होता है। अलग माइंड होता है इसका मतलब उसका सोचने का नज़रिया अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक अलग परिवेश से आता है, उसका कल्चर अलग होता है, उसकी संस्कृति अलग होती है, उसका रहन सहन अलग होता है, उसके पेरेंट्स के द्वारा दी गई सीख अलग होती है। इस वजह से हर व्यक्ति का हर चीज़ के बारे में नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से आप सहमत हों। अगर आप सहमत नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसके सामने अपने उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि आपका दृष्टिकोण ये है और इस दृष्टिकोण का ये मतलब होता है, या फिर इससे ये लाभ पहुंच सकता है। तो आप वो सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे? नहीं, आप उसके साथ रूखा व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके दृष्टिकोण से वो सहमत नहीं है, तो हो सकता है उसका अलग नज़रिया हो किसी चीज़ों को देखने का, और हो सकता है वो अपने दृष्टिकोण में सही ठीक सही हो। तो आप रूखा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसे अपना विरोधी मान लेंगे। नहीं, उसे आप अपना विरोधी भी नहीं मानेंगे। उस व्यक्ति के से बात करना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, आप उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर होने के नाते आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप सामने वाले के दृष्टिकोण को समझें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट सवाल कुछ इस तरीके से दिया गया है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से क्या होता है?
यानी आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त जैसे आप बीएसटीसी में ये सवाल जब कर रहे होंगे तो आपको अपने आप को एक टीचर मानना है, क्योंकि आप एक प्राइमरी स्कूल तक के टीचर बनने वाले हैं। बीएसटीसी का मतलब होता है 5वीं क्लास तक पढ़ाने वाले बच्चों के आप शिक्षक बनेंगे। तो आप इन सभी सवालों को एज एक टीचर मान करके कीजिएगा, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से आप क्या समझते हैं? अध्यापक को पता चलता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। क्या सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अध्यापक को पता चलता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं बच्चे तो सवाल पूछते हैं, और जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो बच्चे उन सवालों का जवाब भी आपको देते हैं। इसका मतलब बच्चे सही तरीके से उस सवाल को, उस पाठ को समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है। सही बात है, सवाल पूछने से आत्मविश्वास पैदा होता है। आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए क्लास के अंदर, जब वो सवाल पूछता है और बार बार जब वो कई दिनों तक सवाल पूछता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। फिर वो सवाल पूछने का जो डर है उसके मन से वो निकल जाता है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को सही ढंग से जो सवाल है पूछने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है कि किस तरीके से कौन सा सवाल कैसे पूछा जाए। क्योंकि जब आप सवाल पूछता है कोई बच्चा, उसके बाद में टीचर जब जवाब देता है और बाकी सभी जो बच्चे बैठे होते हैं क्लास के अंदर, उनका जो उस सवाल के प्रति और उस उत्तर के प्रति जो एक रिएक्शन होता है, उससे पता चलता है कि आपका सवाल बढ़िया है या खराब है। तो इसका मतलब छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। सही बात है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग। प्रयोगात्मक विधि का मतलब है प्रैक्टिकल तौर पर अगर शिक्षा के अंदर प्रयोग किए जाएं, यानी शिक्षण को प्रयोगात्मक विधि से पढ़ाया जाए, तो प्रयोगात्मक विधि कितनी कारगर साबित है पढ़ाने में? सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। देखिए, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होते हैं। उन सब्जेक्ट को आप प्रयोगात्मक विधि से नहीं समझा सकते। हाँ, उनकी अलग अलग शिक्षण विधियाँ आप काम में लेकर के, उनको पढ़ाने के तरीकों का इस्तेमाल करके आप उन्हें बता सकते हैं, लेकिन सभी विषयों के शिक्षण के लिए आप प्रयोगात्मक विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला दे रखा है, केवल कुछ विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। सही बात है, कुछ विषयों के प्रशिक्षण के लिए आप ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है आप प्रयोग के द्वारा किसी चीज़ को करके बताते हैं, तो उस चीज़ से बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, आसानी से उसको कैच कर पाते हैं किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और ज्योग्राफी के बारे में आप किसी नदी के बारे में बताते हैं कि यह नदी ऐसी है, या आप किसी जलवायु के बारे में बताते हैं, या आप किसी मिट्टी के बारे में बताते हैं। एक आप, या फिर आप किसी किले के बारे में बच्चों को बताते हैं, और एक आप खुद उस किले को बच्चों को दिखाते हैं। तो क्या एक दिखाने में और एक आपके उस बताने में, दोनों में दिन रात का फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि चित्रात्मक तरीके से किसी चीज़ को जब बच्चा देखता है तो उसके दिमाग में, कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें फिट बैठ जाती हैं। तो सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है। छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाया जा सकता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने का मतलब है कि एक सामान्य सा छात्र है, उस छात्र के अंदर ज्ञान बढ़िया तरीके से कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है उस बच्चे को क्लास के अंदर, तो विशिष्ट तौर पर कैसे ले जाया जा सकता है, तो प्रयोगात्मक विधि से ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कई जो सारे हमें सही लग रहे हैं, तब इनमें से आपको एक सटीक सही आंसर चुनना है कि ये आप कैसे कर सकते हैं या कौन सा सही रहेगा इनमें सबसे, ठीक है। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, केवल कुछ विषयों के लिए किया जा सकता है, या सभी विषयों के लिए किया जा सकता है, या छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल कुछ विषयों के लिए किया जा सकता है। सबसे सटीक आंसर इसका बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि। अब यहाँ पर एक चीज़ है बुनियादी शिक्षा। कौन सी चीज़ है? बुनियादी शिक्षा का आधार। आधार का मतलब होता है उसकी नींव, उसकी जड़, उसका जो मेन, जिस पर वो चीज़ खड़ी हुई है, का आधार मनोवैज्ञानिक है। उसका आधार है वो मनोवैज्ञानिक है। क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इससे विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक से मतलब क्या है कि आप जिस तरह से कोई अब, जैसे आम ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास बहुत कम डिग्रियां होती हैं, यानी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा उनको, मतलब जो स्कूली शिक्षा है उनको नहीं मिली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं या बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है कि उनकी बुनियादी शिक्षा है वो बढ़िया है, यानी उनका मनोवैज्ञानिक तौर पर जो उनको शिक्षा मिली हुई है वो शिक्षा उनकी ज़बरदस्त है। उनके साइकोलॉजी तौर पर जो उनके पास एक ज्ञान है, जो नॉलेज है, उनके पास भरपूर मात्रा में है उनके पास, इसीलिए वो बड़े शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो इससे पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है।
यानी बुनियादी शिक्षा के अंदर पाठ्य विषयों जो क्लासों के अंदर पढ़ाया जाता है, जो किताबें पढ़ाई जाती है, उनके अलावा छात्र को प्रधानता दी जाती है। एक छात्र को कि उस छात्र की रुचि किस चीज़ के अंदर है, उसे किस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के अंदर कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, उस चीज़ को प्रधानता दी जाती है। हाँ, तो सही बात है, ये किया जा सकता है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, आर्थिक आधार नहीं होता है। आर्थिक आधार का मतलब है यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, आपको आर्थिक तौर पर मजबूत कैसे होना है, आपको समाज के अंदर एक बड़ा स्थान कैसे प्राप्त करना है, यानी वो एक फाइनेंशियली तौर की बात कर रहा है, तो ये बात सही नहीं है। इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, सही बात है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है कि आप किस तरीके से अपने शरीर की ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके कैसे आप दूसरी चीज़ों को पहचान सकते हैं, कैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, किसी दूसरे इंसान को देख करके आप पे कैसे पता कर सकते हैं, तो ये बात सही है। इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। हस्तशिल्प का मतलब है जो काम से हाथ से किए जाने वाले काम है, उनको प्रधानता दी जाती है। हाथ से किए जाने वाले कामों से मतलब है कि आपको कोई ऐसी कला के अंदर निपुण कर दिया जाएगा जिससे कि आप अपने जीवन के अंदर बुनियादी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। बुनियादी चीज़ों का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान आप आसानी से आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए आप बना सकते हैं। तो किस तरह से इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है। तो अब इन सब में से राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा, इसमें पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। यानी क्लासों के अंदर जो लगती है हमारा जो सिलेबस, उस सिलेबस को छोड़ करके अन्य चीज़ों के बारे में, यानी बच्चे की रुचि किस चीज़ के अंदर है, उस चीज़ को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दे रखा है। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? यानी टीचर हैं वो पेरेंट्स के पास हर महीने उनके बच्चों की मासिक रिपोर्ट भेजते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है या घाटा होता है? शिक्षकों को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। गप्पे हाँकने से मतलब है कि वो अभिभावकों को कॉल करते हैं, मासिक रिपोर्ट भेजते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनसे गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। क्या ये सही बात है? तो ये बात सही नहीं है, एक टीचर ऐसा काम नहीं करता है। विद्यार्थी को ऐसा कार्य करना पड़ता है, शिक्षकों को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है। अब इसके पीछे इस बात में क्या मतलब है? यानी आप कोई टीचर हैं और आप अभिभावकों को उनका मासिक रिपोर्ट भेजते हैं। जब मासिक रिपोर्ट भेजते हैं तो मासिक रिपोर्ट से घर वालों को पता चल जाता है कि बच्चा कितना आता है, एब्सेंट कब रहता है, प्रेजेंट कब रहता है, कौन से टेस्ट में उसके कितने नंबर आए थे, स्कूल के अंदर उसका ऑल ओवर उसका बिहेवियर कैसा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप घर वालों को बताते हैं। तो अगर आप ख़राब हैं बच्चा कोई, उसके बारे में अगर आप ख़राब रिपोर्ट देते हैं तो आप अलोकप्रिय बन जाते हैं। यानी उस टीचर की, उस बच्चे की नज़र में आप एक ख़राब टीचर बन जाते हैं कि ये फ़लाना टीचर है जो मेरे बापू को या मेरी माँ को बता देता है कि मैं स्कूल के अंदर ऐसे ऐसे करता हूँ। क्या ये सही बात है? सही बात है। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, बिल्कुल ये सही बात है कि पेरेंट्स को और मासिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षकों और संबंध बना रहता है कि किस तरह से, क्योंकि अभिभावक हैं वो टीचर को बोलते हैं कि आप हमारा बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है तो आप उसे ऐसे सिखाइए, और टीचर घर वालों को बोलता है कि आप बच्चा इतना हम पढ़ाते हैं तो कम से कम घर पे आप इस बच्चे पर इस चीज़ के अंदर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे उनका संबंध बढ़िया तरीके से बना रहता है। छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि चलो हमने हमारा काम कर दिया, अब बाद में घर वाले जाने और उनका काम जाने। हमने तो बता दिया कि आपका बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है या इस चीज़ में बढ़िया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। क्या ये सही बात है? बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो यहाँ पर सही, सबसे सही चीज़ कौन सी है? तो यहाँ पर है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। शिक्षकों के प्रति छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व बना रहता है। शिक्षकों को ऐसा काम करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है, या शिक्षकों को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। तो सबसे ठीक आंसर जो लग रहा है हमें क्या आंसर है? छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व है, सॉरी बी, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, कि शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। और जब दोनों का आपस में संबंध बना रहेगा तो दोनों का रिलेशन बच्चे के साथ होता है, तो बच्चे का ऑटोमेटिक सर्वांगीण विकास है वो होता रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? बात हो रही है 5वीं क्लास तक के छोटे बच्चों की, उनके ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए, यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों को कैसे समझ पाएँ। आंखों से अगर किसी चीज़ को देख लें तो उनके दिमाग में वो चीज़ कैसे छप जाए, कानों से अगर किसी चीज़ को सुने तो उन चीज़ को कैसे वो बच्चे कैच कर पाएँ, पकड़ पाएँ। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। क्यों पढ़ाया जाता है? उसके पीछे रीज़न क्या होता है?
डायरेक्ट क्यों नहीं बताया बताया जाता कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है? क्योंकि जब आप ए के साथ में एक एप्पल रखते हैं तो बच्चे के दिमाग में उस एप्पल की फ़ोटो है वो छप जाती है, और उससे उस फ़ोटो को बाद में जब भी देखता है तो वो सोचता है कि इस एप्पल के साथ में इस टाइप की एक आकृति बननी चाहिए, और इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो उसके दिमाग में ये चीज़ फिट बैठ जाती है, इसीलिए उसके समक्ष सामग्री रख कनेक्शन करवाएंगे, सही बात है। उनके वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य करवाएंगे, वस्तुओं को उठाएंगे रखवाएंगे, उनका कार्य करेंगे। बहुत सारी वस्तुएं आपने सामने रख दी, फिर आप कहते हैं कि चलो बच्चों आप वहाँ से एप्पल उठा करके लाओ। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हैं, मान लीजिए 10 फ्रूट वहाँ पर पड़े हैं, 10 फ्रूट में से बच्चा कोई एक एप्पल उठा करके लेके आता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को समझा सकते हैं, उसकी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील कर सकते हैं आप। सही बात है। उन्हें क्रियाशील रखेंगे, क्रियाशील बच्चे ऑटोमेटिक रहते हैं, आप उन्हें रख नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक रहेंगे। या फिर आप कोई खेल करवा के, कोई ऐसी क्रिएटिविटी करवा करके आप बच्चों को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे क्रियाशील ऑटोमेटिक रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब बच्चे सोए रहते हैं तब बस वो निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब बच्चे उठ जाते हैं तो उसके बाद ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चों के अंदर चाबी भर दी गई हो। जैसे चाबी भरा हुआ कोई खिलौना होता है, उस तरीके से बच्चे निरंतर चलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो बच्चे क्रियाशील होते हैं। उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे, नहीं कहेंगे, बच्चे कक्षा में शांत कभी नहीं बैठेंगे। छोटी क्लास के बच्चे, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को आप शांत नहीं बिठा सकते। हाँ, आप उन्हें किसी काम में लगाए रख सकते हैं, लेकिन आप उन्हें शांत नहीं बिठा सकते। ये बात गलत है। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु आप क्या करेंगे? उनके समक्ष सामग्री रख निरीक्षण करवाएंगे, उनको वस्तुओं उठाने, सही आंसर होगा उनके समक्ष सामग्री रख कर निरीक्षण करवाएंगे। जैसे आपने छोटे स्कूल के बच्चों स्कूलों में देखा होगा कि जो छोटे बच्चों की क्लासें होती हैं, उन क्लासों की दीवारों पर सारी दीवारें रंगी होती हैं किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों से, चाहे वो खिलौनों से हों, या चाहे वो पेंटिंग्स से हों, या चाहे वो ABCD के बाद में कुछ जैसे क्रिएटिव चीज़ों से पेंट रंगी होती है क्लासेज। वो इसीलिए रंगी होती हैं क्योंकि बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाया जा सके। तो राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अगला है, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण कराना पसंद करेंगे? आप एक टीचर हैं और मान लीजिए आपका BSTC के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद में आप BSTC कर लेते हैं, फिर हीट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप टीचर बन जाते हैं, तो आपका शिक्षण आप किस जगह करवाना पसंद करेंगे? पहला है अपने गांव के स्कूल में। अगर आपका गांव का स्कूल मिलता है तो आप क्या उसमें करवाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने गांव में नज़दीक से नज़दीक पढ़ाए, वो पढ़ा सकता है किसी भी पाठशाला में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो। तो सही बात है, एक टीचर को कोई भी पाठशाला मिल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पाठशाला कहाँ है, कौन सी जगह है, किस परिवेश में है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं। क्योंकि एक टीचर का ही तो फ़र्ज बनता है कि अगर वहाँ का माहौल सही नहीं है, समाज का माहौल सही नहीं है, बच्चों का माहौल सही नहीं है, तो उनका सुधारे। क्योंकि एक सुधारने का काम सिर्फ और सिर्फ एक टीचर का होता है। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा है? यही लग रहा है। जहाँ के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हों, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानाध्यापक परिचित हों या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर प्रधानाध्यापक परिचित हैं तो कभी कभार वो आपको छुट्टी दे सकते हैं या आपकी बात की मान सकते हैं, ये ज़रूर पॉसिबल होता है। लेकिन ये जो कतई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पढ़ाएंगे जहाँ प्रधानाध्यापक आपका जानकार हो। अपने ज़िले के उस स्कूल में जहाँ धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो, नहीं, गलत बात है। उस स्कूल में कोई ज़रूरी नहीं है कि धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़े तो ही आप पढ़ाएं। तो राइट आंसर क्या होगा? किसी भी पाठशाला में जहाँ पढ़ने पढ़ाने का वातावरण सही हो, आप उसी विद्यालय में पढ़ा लेंगे। अगला सवाल देखिए, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या होता है? यानी टीचर जब क्लास के अंदर पढ़ाता है तो वहाँ पर बैठे हुए बच्चों के नाम है वो टीचर को याद होनी चाहिए। इस बात के पीछे लॉजिक क्या है? बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब सामने से कोई इंसान हमारा नाम लेकर के बात करता है तो ये साइकोलॉजिकली थिंकिंग है कि हमारा उस बंदे के प्रति ट्रस्ट या उस बंदे को सुनने की हमारी इच्छा है वो ज़्यादा जागृत होती है। अगर कोई हमारा नाम ना ले या हमें कोई जानता भी ना हो, सीधा हमसे बात करे, तो हमारी उससे बातचीत करने का कम चांसेस होते हैं या कम बात करना पसंद करते हैं। तो छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे। हाँ सही बात है, अगर आप उनका नाम जानते हैं। अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो बच्चे कोई भी गलत कार्य करेंगे तो बच्चे ये सोचेंगे कि कौन सा हमें टीचर जानता है जो ये काम हमने किया है। अगर टीचर आपका नाम जानता है, प्रॉपर आपको जानता है, तो आप गलत कार्य करने से डरेंगे कि नहीं, ये हम सर हमें जानते हैं और हमें सर को बुरा लगेगा। छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। राइट बात है। जब एक शिक्षक को बच्चों का नाम पता होता है, बच्चों को क्लास के अंदर नाम से टीचर बुलाता है, तो संबंध ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। छात्र अनुशासित रहेंगे। सही बात है, छात्र अनुशासित भी रहेंगे। ये सभी, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा छात्रों के साथ शिक्षकों का संबंध बढ़ता है, बढ़ेगा इससे। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला सवाल, एक आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। कैसे, क्या करेंगे?
यानी बच्चे सवाल पूछते हैं तो आप उनका स्वागत कब करेंगे? क्लास के अंदर, क्लास के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कब उनका जवाब देंगे आप? कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में, सही बात है, देंगे आप। अगले दिन किसी भी समय दे सकते हैं। अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले दे सकते हैं। कक्षा शिक्षण के बाद अंत में दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रिक्ट कौन सा होगा? देखिए, आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उनके सवालों का जवाब इंस्टेंट देना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बाद में उन सवालों को याद नहीं रख पाते हैं, या किसी सवाल का अगर इंस्टेंट जवाब नहीं मिलता है तो उससे बच्चों के अंदर एक अजीब सी थिंकिंग पैदा होती है, जिससे बच्चे दूसरी बार सवाल पूछने से कतराते हैं। इसका मतलब आप कक्षा शिक्षण के दौरान ही जब बच्चे सवाल पूछते हैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट आप बच्चों को जवाब देंगे। तो राइट आंसर होगा कक्षा शिक्षण के दौरान ही, बीच बीच में आप उनका जवाब देंगे। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई विषय वस्तु है वो बच्चों को याद करवानी है, तो उनसे सबसे सटीक आंसर क्या होगा? मन ही मन समझ लेना। बच्चों से कहेंगे कि वो मन ही मन पढ़ें, क्या बच्चे मन ही मन पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बच्चे बोल बोल करके पढ़ते हैं, या बच्चे मन ही मन, बच्चों के अंदर इतनी कॉन्सेंट्रेट पावर नहीं होती कि वो मन मन पढ़ पाएँ। दिमाग में बैठा देना, इसका मतलब रटा देना बच्चों को। क्या रट्टाफिकेशन प्रणाली बच्चों के लिए सही साबित होती है? हालांकि बच्चे रटते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो दिमाग में बिठा देना। आप ऐसे दिमाग में नहीं बिठा सकते, बार बार दोहरा कर याद कराना या ध्यान से याद कराना। तो राइट आंसर होगा बार बार दोहरा कर याद करवाना। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं? APPLE, 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 वो बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। रिपीट करते हैं इसका मतलब बार बार दोहराते हैं। दोहराते हैं तो वो चीज़ें उनके अनकॉन्शियस माइंड से उनके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अचेतन मन से चेतन मन के अंदर वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, जिससे बच्चे क्या हैं, वो उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो बार बार दोहरा कर बच्चों को याद करवाना, ये काम आप सबसे बढ़िया उपाय समझते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, आप इस बात से क्या लाभप्रद मानते हैं? कि क्लास के अंदर एक ही टीचर है वो पढ़ाता रहे सारे दिन। छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या इस चीज़ को आप लाभप्रद मानते हैं? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, एक टीचर पढ़ाए या दो टीचर पढ़ाए या तीन टीचर पढ़ाए, नहीं, अंतर पड़ता है। इससे अध्यापक और छात्र दोनों की हानि होती है। क्या दोनों की हानि होती है? बिल्कुल हानि तो नहीं होती है, क्योंकि एक टीचर अगर पूरे दिन एक क्लास को पढ़ा रहा है तो इसमें हानि वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उबाऊ हो जाता है सिस्टम, यह प्रथा उबाऊ है। हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये प्रथा उबाऊ है, लेकिन ये बड़ी क्लासों के अंदर हो सकता है, छोटी क्लासों के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि बच्चे उन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं टीचर्स को, या उन्हें नहीं पता होता कि कौन पढ़ा रहा है या कौन नहीं पढ़ा रहा है। उन्हें बस अपनी क्लास के अंदर एक एक्टिव माहौल रखने से मतलब होता है। तो ये चीज़ लाभप्रद है। क्या लाभप्रद है? बिल्कुल लाभप्रद है। तो एक टीचर अगर पढ़ाए बच्चों को तो ये चीज़ लाभप्रद है बच्चों के लिए। छोटे बच्चों की बात हो रही है, पाठशाला की बात हो रही है, तो पाठशाला के अंदर लाभप्रद होता है, क्योंकि जब नए नए टीचर आते हैं तो नए नए टीचर से बच्चों का रूबरू होना थोड़ा मुश्किल होता है। छोटे बच्चे हालांकि एक टीचर से जब रूबरू हो जाते हैं तो वो उसी से सारा दिन पढ़ना पसंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार हर क्लास के अंदर नया टीचर आए, फिर नए टीचर का स्वभाव अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो उन चीज़ों को बच्चे हैं वो एडजस्ट कर नहीं पाते हैं। इसका मतलब एक ही टीचर से पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या है? लाभप्रद है। और मोस्ट ऑफ छोटे स्कूलों के अंदर छोटी क्लासें जो होती हैं, फर्स्ट LKG UKG नर्सरी, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही टीचर होता है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक होते हैं? जो दोपहर का भोजन बनाया जाता है स्कूलों के अंदर, जो मिड डे मील दिया जाता है, जिसे मिड डे मील के नाम से जाने जाते हैं। मिड का मतलब होता है बीच का, मिड डे मील का मतलब होता है दिन के अंदर बीच में दिया जाने वाला भोजन, उसे मिड डे मील कहते हैं। तो बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, बिल्कुल बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, तो उन्हें दोपहर का भोजन मिलना चाहिए, सही बात है। बच्चों की सुस्ती दूर हो जाती है, क्या खाना खाने से सुस्ती दूर हो जाती है? नहीं दूर होती है। बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, सही बात है, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल में गैर हाजिर नहीं होते, क्या ये सही बात है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सही साबित है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं सही होती हैं, लेकिन ये सबसे सटीक कौन सा है? क्यों दिया जाता है दोपहर का भोजन? देखिए, दोपहर का मिड डे मील स्टार्ट करने के पीछे मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न ये था कि ये उन स्कूलों में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था जहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, या जो कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे, जहाँ पर जिन स्कूलों के अंदर पढ़ने आते हैं, जिनके माँ बाप गरीब होते हैं, गरीब तबके के जो लोग पढ़ने आते हैं,
तो वहाँ पर बच्चों को है वो पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है घरों के अंदर। इसीलिए प्रॉपर तरीके से स्कूलों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, इसलिए पौष्टिक भोजन उनको स्कूलों के अंदर प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये सुविधा वहाँ से स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे ऑल ओवर इसे पूरे राजस्थान के अंदर स्टार्ट कर दिया गया। तो सही आंसर होगा बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है, इसीलिए स्कूल के अंदर दोपहर का भोजन दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए। देखिए स्कूलों के अंदर एक कमेटी बनती है जिसको अभिभावक संघ कहते हैं। हर स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है जिनके अंदर जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं उन स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ पेरेंट्स को मिला करके एक मीटिंग बना एक कमेटी बनाई जाती है, तो इसे अभिभावक संघ कहा जाता है। तो शिक्षक और अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए। परीक्षा फल घोषित होने के बाद, यानी एग्ज़ाम होने के बाद में होनी चाहिए। सही बात है, हाँ होनी चाहिए। वार्षिक उत्सव आदि के अवसर, बिल्कुल वार्षिक उत्सव आदि के अवसर पर भी होनी चाहिए। समय समय पर होनी चाहिए, बिल्कुल समय समय पर। छात्रों की नई भर्ती के बाद में, यानी जब जुलाई के अंदर फर्स्ट एडमिशन होता है बच्चों का, तो उस समय होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे सटीक यहाँ पर सबसे सटीक होगा समय समय पर होनी चाहिए। महीने के अंदर 2 बार हो, 3 बार हो या 1 बार हो, लेकिन होनी चाहिए समय समय पर। जब जब ज़रूरत हो समय को कि अब मीटिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की और अभिभावक शिक्षकों की, तो उस वक्त होनी चाहिए। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, समय समय पर होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है वार्षिक उत्सव में हो या स्पेशल ओकेजन पर ही मीटिंग हो। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि क्या लाभ होता है शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाने का। छात्र भी समय पर पाठशाला आएंगे, बिल्कुल सही बात है। जब टीचर पाठ समय पर आएंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिक समय पर आएंगे। छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे। छात्र ये सीखेंगे कि अगर टीचर टाइम पर आता है, हमें भी टाइम पर आना चाहिए। तो टाइम की पंचुअलिटी को वो बच्चे सीख ग्रहण करते हैं। सही बात है। छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करते हैं। सही बात है। बच्चे बैठे रहते हैं क्लासों के अंदर, आधी घंटा 1 घंटा हो जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन टीचर नहीं पहुंचता है क्लास के अंदर, तो फिर उसका सम्मान है वो बच्चों के दिमाग में थोड़ा घट जाता है। तो बच्चों समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करते हैं। सही बात है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। सभी चीज़ें यहाँ पर क्या है, सही और सटीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं। यानी किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक का मतलब होता है कि आप उसे सही सटीक और अखर मानते हैं कि चलो इस क्वेश्चन को पूछा गया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो। बिल्कुल ऐसा प्रश्न भी सही होता है जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो सीधा सटीक हो, जो सीधा हो, सटीक हो, सही हो, यानी उसको कोई घुमा फिरा करके नहीं कहा गया हो। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप सही मानते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। जो समस्या प्रदान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करें। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को कोई भी चीज़ प्रेरित करती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी चीज़ बच्चों को प्रेरित करे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन जो समस्या प्रधान हो, जिनके अंदर कोई ना कोई एक समस्या जुड़ी हुई हो ले और उनमें हल ढूंढने को बच्चे प्रेरित हों, तो उस सवाल को आप सबसे ज़्यादा प्रबोधक मानते हैं। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास के अंदर इतने ही सवाल थे। मैं फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर आऊँगा। इसी तरीके से आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।